नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। केरल की विशेष एनआईए अदालत ने 2010 के एक सनसनीखेज मामले में 6 दोषियों में से 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें कॉलेज के एक प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया था, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। लेकिन सवाल यह है कि इंसाफ में इतनी देरी क्यों? 13 साल बाद सजा सुनाई, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार क्यों? आज इसी पर खास चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रोफेसर टीजे जोसेफ को न्याय कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो देश की सियासत में तैर रहा है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ कलाई से काटने के मामले में प्रतिबंधित पीएफआई के 6 कार्यकर्ताओं में से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस घटना को एक आतंकवादी कृत्य करार दिया, जबकि मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। कोर्ट ने पीएफआई के आतंकियों को फांसी कब, सजील, नजीब और एमके नजर को उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। नौशाद, मोइदीन और अयूब को 3-3 साल की सजा। अदालत ने वसूल की गई जुर्माना राशि में से पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें मजहब के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने का दोषी पाया गया था। पीएफआई के आतंकियों को फांसी कब? प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर 4 जुलाई 2010 को हमला हुआ था। यह हमला दिन दहाड़े हुआ था। हमले के दौरान कट्टरपंथियों ने प्रोफेसर की हथेली काट दी थी। घटना के समय प्रोफेसर चर्च से लौट रहे थे। कट्टरपंथी प्रश्न पत्र में पूछे एक सवाल से नाराज थे। अपराध के लंबे समय के बाद दोषियों को सजा मिलने और एक आरोपी के पुलिस की गिरफ्त से दूर होना पुलिस प्रशासन के साथ शासन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। पीएफआई से जुड़े सवाल एक नहीं बल्कि हजार है, लेकिन हिंदुस्तान से भी एक सवाल है कि जिस तरीके से सवालों का सियासी, जिसे कहेंगे, दांवपेच देखने को मिला है इन ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, अब नहीं तो पीएफआई आतंकी संगठन कब घोषित होगा? पीएफआई पर बैन के बाद भी जिहादी गतिविधियों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? पीएफआई के भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के षड्यंत्र से हिंदू समाज अनजान क्यों है? पीएफआई के राष्ट्र विरोधी एजेंडा से राज्य सरकारें अनिभज्ञ क्यों है? एफपीआई की जिहादी गतिविधियों से समाज में क्या सीख मिलनी चाहिए? पीएफआई के प्लान बी वाले संगठनों को चिन्हित कर कार्रवाई कब होगी? हत्या में शामिल सदस्यों की गिरफ्तारी कब होगी? पुलिस और सरकार के पास पीएफआई से निपटने के लिए क्या प्लान तैयार है? क्या पीएफआई की गतिविधियां भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ पीएफआई को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित करता है? अब नहीं तो पीएफआई आतंकी संगठन कब घोषित होगा? तो ऐसे तमाम सवालातों के बीच आज ये खास चर्चा होने वाली है, और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ने वाले हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम और चक्रपाणी महाराज, जो हिंदू धर्मगुरु हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। ज्ञान जी, सबसे पहला सवाल मेरे आपसे एक सटीक रहने वाला है कि जिस तरीके से हाथ काटने के मामले में, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे मामले में 13 साल बाद न्याय सुनाया गया है, वो भी एनआई की एक स्पेशल कोर्ट में, और उसके बाद जब ये मामला सुनाया गया तो उसके बाद भी न्याय में इतनी देरी क्यों? और ऐसे तमाम सवालों के बीच अब कोर्ट और संविधान पर भी तमाम सवाल उठने लगे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि 13 साल एक ऐसे मामले में लग जाते हैं अदालत में, जो कि एक ओपन एंड शट केस होना चाहिए। एक प्रोफेसर का हाथ काटा जाता है, आतंकवादी घटना होती है,
लेकिन फिर भी उस विषय में जो है एनआईए जैसी कोर्ट जो है 13 साल लगा देती। तो ये जो है थोड़ा हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ भी एक खराब स्थिति बताती है, और जो कोर्ट्स हैं उनका भी थोड़ा दयनीय हालत बताती है। अब विषय ये है कि जैसे इनको जो उम्र कैद मिली है कुछ लोगों को, अब इसमें मेरा मानना ऐसा है कि ये जो उम्र कैद है ये नाकाफी है जी, क्योंकि इस तरह के अटेम्प्ट टू मर्डर में 2 ही सजाएं, उम्र कैद या फांसी। तो उम्र कैद में आपने कम से कम पनिशमेंट दिया है इस तरह से, क्योंकि उससे कम पनिशमेंट हो ही नहीं सकता उसमें। यूएपीए भी लगाई हुई है, तो फिर एक सिंपल अटेम्प्ट टू मर्डर में और यूएपीए में क्या फर्क रहा? एक आतंकवादी घटना जो एक निर्दोष व्यक्ति के साथ में इस तरह की हरकत करती है, और एक सामान्य हत्या या एक हत्या का प्रयास, उसमें अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो दोनों में थोड़ा चेंज तो होना चाहिए ना, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बदल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमें चाहिए इसके स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपील में जाए और उसमें सेंटेंस को चैलेंज करे और फांसी की सजा इसमें होनी चाहिए, मेरा अपना मानना ये। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने एक मामला देखा जिसमें हाथ काट दिया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया गया, और उसके बाद आतंकवादी गतिविधियां लगातार पीएफआई द्वारा की जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है उन आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा सुना देनी चाहिए या फिर क्या? निधि भाटिया जी, देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार से आप जानती हैं कि जिस प्रकार से पीएफआई का जाल पिछले काफी समय से जो फैला हुआ था, और पीएफआई कौन है? पीएफआई सिमी का बी टीम है, और फिर इसने भी कई टीमें बना दिया है, और इसके जो मंसूबे थे कि देश में कैसे गजवा हिंद बनाया जाए, इसने हर जगह प्रशिक्षण दे करके अपने जिहादी तैयार किए थे। आप देखो कि जहां जहां जैसे कानपुर में जो ईंटे पत्थर वो हुए, चाहे जब से इस पीएफआई का अपना प्रशिक्षण जो पूरा हुआ उसके बाद से जिस प्रकार पूरे देश में कभी रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पे ईंटे पत्थर चल रहे, कभी हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा पे ईंटे पत्थर चलना, कहीं हिंदुओं के साथ लव जिहाद करके बेटियों को मारना, इनके प्रशिक्षण में था। इनका उद्देश्य है कि देश को इस्लामिक देश कैसे बनाया जाए। हमारे साथ जो ज्ञान प्रकाश जी बैठे हैं, आदरणीय हमारे अधिवक्ता है वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने जो बात बोली बिल्कुल सही, मैं 100% इनका समर्थन करता हूँ कि जिस प्रकार से जितना हिंसक क्राइम उन लोगों ने किया है, सोच समझ के किया, ये साधारण तरीके से नहीं हुआ। और जितने लोग थे कि योजना बना करके उस प्रोफेसर पे हमला किया, और 13 वर्ष के बाद अगर एनआईए के द्वारा ये निर्णय आता है कि उनको आजीवन कारावास, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको मौत के सजा से कम नहीं होना चाहिए था, नहीं तो आखिर कानून का डर कैसे लोगों में खौफ रहेगा? इस तरह से तो जिहादी किसी का अंग भंग करेंगे, मारेंगे, हत्या करेंगे, और उसके बाद उनको आजीवन तक सीमित हो जाएगा। आजीवन की सजा तो एक नॉर्मल अगर जो कोई हत्या कर देता है या कोई वो कर देता है उसमें होता है, जो अनजाने में भी कर देता है उस तक होता है, लेकिन इस तरह से बिल्कुल गलत है। जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश जी उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। मेरी भी इसमें पूरा हुआ है कि कोर्ट में, ऊपरी कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि उनको मौत की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इस प्रकार की घृणित कार्य किया। और देखिए वो इस्लामिक दृष्टिकोण जिस प्रकार से कुत्सित मानसिकता से करते हैं, तो वहां पे इस्लामिक देशों में आप देखो कि उनको क्रिमिनल में क्या होता है, क्योंकि इसीलिए उनके लिए बनाया गया है कि अगर वो चोरी करते हैं तो उनको हाथ काटा जाता है, अगर किसी को मर्डर कर देते हैं तो मर्डर की सजा उनको मौत दी जाती है, ईंटे पत्थरों से मार को मौत दे दी जाती है, फांसी पर रखाई जाती है। तो यह बहुत जरूरी है कि ऐसे जो षड्यंत्रकारी है, ऐसे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इन्हीं की भाषा में इनको जवाब देना पड़ेगा, इन्हीं के तरीके से इनको। आज तक देखो निधि जी, आप भी देख रही हो, जैसे हमारे दिल्ली में जिस प्रकार जिहादी ने एक बेटी साक्षी को किस प्रकार से सरेआम ईंटे पत्थर से मार मार के उसको मार दिया, और इसमें कितने हजारों कांड हो गए जो हिंदू बेटियों को लग जाके फंसा के मारते, उनको आज तक एक भी आप नहीं देखोगी किसी को फांसी की सजा हुई हो। अगर होती तो निश्चित रूप में इनमें खौफ होता। इसी तरह से कहीं ना कहीं टाल मटोल हो जाता है। उसी प्रकार से कई लोग अपनी लीगल और बड़े बड़े अधिवक्ता खड़े करा करके और बचने का काम करते हैं। हमसे ज्यादा ज्ञान प्रकाश की आदरणीय जानते होंगे, क्योंकि अधिवक्ता है, कोर्ट में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसे ऐसे अपराधियों के पीछे बड़े बड़े ऐसे वकील खड़ा कराया जाता है कि हम और आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ऐसे अधिवक्ताओं को। आप कमलेश तिवारी जी की हत्या में देखिए, जिन जिहादी लोग शामिल थे, या अन्य जो कन्हैया कुमार की हत्या किया राजस्थान में, वो अगर किया, उनके पीछे ऐसे बड़े बड़े वकील निधि जी खड़ा करते कि हम आप आज कर सके। तो इनको एक इंटरनेशनल स्तर से फंडिंग भी हो रही है
और पूरी तरह से इनके साथ जात है कि किस प्रकार से हम देश को इस्लामिक जिहादी बनाए, किस प्रकार से इस देश को गलवाए हिंद बनाए। तो इसलिए यह सोची समझी इन्होंने सोच समझ के जिहाद किया है। इनको सजा मौत होनी चाहिए और इनको मौत से नीचे कोई भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब हाजी नाजिम जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ, आपको क्या लगता है इन आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं? देखिए निश्चित जी, इस तरीके से यदि इन आरोपियों को सजा हुई है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का आतंक फैलाए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से सुनिए महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी, अगर आप बात सुनेंगे, मैंने आपकी बात नहीं, आप बात सुनेंगे तो सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप चलता है, परिषद चलता है। स्वामी जी मैं आपके पास भी आऊंगी। नाजिम जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये कह रहे, सुनिए, ये सरिया कानून की मांग कर रहे हैं, जबकि देश संविधान से चलता है। इनको कहें कि थोड़ा चुप होकर बैठे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बैठे हुए, वो सुन रहे हैं इनकी बात भी। हाँ निश्चित जी, मैंने ये कहा कि जिस तरीके से इन लोगों ने हाथ काटा, फिर इनको सजा दी गई। मैं ये कहता हूँ कि जो भारत के अंदर मानवता को शर्मसार करे, उनको सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से अभी चक्रपाणी महाराज ने बहुत सारे अपने उदाहरण दिए, मैं भी कहना चाहता हूँ कि अखलाक को जब गाय के नाम पर मारा गया था, अरे सुनिए सर, जब आप स्वामी जी नाजिम जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। स्वामी जी मैं आपके पास फिर से आऊंगी। स्वामी जी उनको बोलने दीजिए पहले। आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखिए। स्वामी जी नाजिम जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं स्वामी जी आपके पास आऊंगी। एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे, तभी सब तक की बात पहुंच पाएगी। नाजिम जी जल्दी बताइए। निश्चित जी, देखिए अभी जिस तरीके से मैंने कहा कि दोषी होता है, उसके धर्म को ना देखा जाए। बिल्कुल। आप ये बताएं, जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया गया था, वो भी तो एक हत्या हुई थी, आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी किसी भी इंसान को मारता या उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको धर्म के आधार से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर धर्म के आधार से अगर जोड़ा जाएगा तो इस देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए चक्रपाणी महाराज जैसे कई लोग आएंगे और नफरत फैलाएंगे और देश को हमेशा शर्मसार करने की कोशिश करेंगे। नहीं। नाजिम जी मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि पीएफआई को आतंकवादी संगठन घोषित करवाने के लिए आप अपनी मांग करेंगे या नहीं? साफ और सीधा सवाल है मेरा आपसे। नाजिम जी मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। मैं आपके सवाल का सीधा ही जवाब दे रहा हूं। चक्रपाणी महाराज के पेट में दर्द होने लगता है जब मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। चक्रपाणी महाराज जी, आप जवाब सुने। अगर आपके अंदर जवाब सुनने की हिम्मत नहीं तो आप सवाल। नाजिम जी हम कोई लड़ नहीं रहे हैं यहाँ पर, हम अपनी बात रखने के लिए आप लोगों को इनवाइट किया गया है, तो आप लड़िए मत, आराम से अपनी बात रखिए। निश्चित जी, देखिए मैं तो बड़ी सरल भाषा में ही बातें कर रहा हूँ, मगर चक्रपाणी महाराज आकर देश के अंदर एक जो एजेंडा नफरत, आप अपनी बात रखिए, आप उनकी बात मत सुनिए, पहले आप अपनी बात रखिए। जो मैंने आपसे सवाल किया है आप उसका सीधा और साफ जवाब दीजिए। निश्चित जी, देखिए जो भी देश को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो कोई भी संगठन हो, आतंकवादी घोषित होना चाहिए। अगर आप कहते तो आप मांग करेंगे, सुनिए, आप मांग करेंगे नाजिम जी, आप मांग करेंगे हाँ या ना? नाजिम जी हाँ या ना, आप मांग करेंगे या नहीं? तो मैं आपको बताऊंगा, आप बात सुनिए ना। नाजिम जी मैंने तो आपसे हाँ या ना में सवाल का जवाब चाहिए। खिलाफ भी नाजिम जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इन दोनों को, क्योंकि देखिए दोनों ही देश को तोड़ने की बात करते हैं। जो देश को तोड़ने की बात करेगा उसको देशद्रोही घोषित करना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। फांसी होने की चाहिए कि नहीं, मौत की सजा इनको होनी चाहिए कि नहीं, ये बोलिए ना जो निधि जी पूछ रहे हैं। नाजिम जी आप मेरे सवाल का सीधा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं ज्ञान प्रकाश जी के पास आऊंगी। नाजिम जी आप बात मत घुमाइए, मेरे को सीधा जवाब चाहिए। नाजिम जी बात नहीं घुमानी, मुझे सीधा जवाब चाहिए।
निधि जी आप हिंदी में इनको समझाइए, आप हिंदी बोलिए ना, शायद हमें लगता है दूसरी भाषा बोल रहे इनको समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में अरे बोलिए। सर आप हिंदू हिंदी मुस्लिम अगर की आप तो बात तमिल ही भी नहीं कर बोलेंगे रही ना, हूँ मैं। मैं आपको आप तमिल कहाँ में ही हिंदू जवाब मुस्लिम दूंगा। का अगर आप टॉपिक उर्दू में बोलेंगे डाल देते उर्दू हैं में हर जवाब बार। दूंगा, मैं तो क्योंकि मेरे आपसे देश सीधा की बात पूछ राजभाषा रही उर्दू और हूँ हिंदी कि है। आप पीएफआई को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग करेंगे या नहीं? हाँ या ना में सिर्फ जवाब चाहिए मुझे आपसे। बहुत बढ़िया। निश्चित जी सुनिए, मैंने कहा जो देश को तोड़ने की बात करे, जो देश को खत्म करने की बात करे, चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे वो पीएफआई हो या जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो। अब आप अपने शब्दों से मुकर जाते हैं, यहीं पर नाजिम जी आप फंस जाते हैं। नाजिम जी आप यहीं पर एक्सपोज हो जाते हैं। आप हाँ या ना में कभी भी जवाब नहीं देते, आप घुमा देते हैं बात को। पीएफआई भारत के अंदर बैन है या नहीं है बताइए। जब पीएफआई बैन है तो फिर उसके बारे में बात क्या है? अगर जब बैन है तो देखिए जो भी आप एक तरफ कहते हैं कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कानून सख्त हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जब मैं आपसे हाँ या ना में जवाब मांगती हूँ तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता, आप बात घुमा देते हैं। निश्चित जी मैंने कहा जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो देश को खत्म करने की बात करता है, तो ठीक है। चक्रपाणी जी महाराज मैं आपके पास आती हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जहां पर हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग लगातार जारी है और ऐसी गतिविधियों के माध्यम से इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर अब आपका क्या कुछ कहना है? मैं बोलूंगा बिल्कुल, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इनसे बोलिएगा बीच में डिस्टर्ब न करेंगे, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो जरूर चिल्लाना शुरू कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो जो नहीं, आप अपनी बात रखिए। तो आप ही की आदत है। नहीं चक्रपाणी महाराज नहीं, आप बात रखिए अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मूल विषय जो आप पूछ रही है हाजी नाजी साहब से कि पीएफआई पे प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं चाहिए, लगना चाहिए या उनको फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मूल विषय आप उन्हीं पीएफआई के आप घोषित प्रवक्ता से आप पूछ रही है। तो कैसे कहेंगे पीएफआई पे प्रतिबंध लगा? आप समझिए बात को, तो समर्थन करते पीएफआई का, वो गजवा हिंद का समर्थन करते हैं, इस्लामिक देश के समर्थन करते हैं हाजी नाजी साहब, पीएफआई के हर नीतियों का समर्थन करते हैं। आप गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हाजी नाजिम जी आप फिर बीच में बोले हैं। स्वामी जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। नाजिम जी मैं आपके पास फिर से आऊंगी। नाजिम जी मैंने आपको समय दिया था आपको बोलने का, अब स्वामी जी आप अपनी बात रखिए। देखिए मैं कह रहा था ना बीच में बोलेंगे, बिना मेरे बीच में बोले मानते नहीं। एक शेर है, मगर आप झूठ बोलेंगे। अब ये बताइए मैं भारत को संविधान से चलने वाला हूं और आप झूठ बोलते हैं। आप अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे मेरे को कोई बात साफ सुनाई नहीं देगी, इसलिए एक एक कर अपनी बात रखिए। आपको देश सुन रहा है, अपनी बातों को भी ढंग से रखिए आप दोनों। निधि जी देखो ऐसा एक शेर है कि मेरा मुंशी फिर मेरा कातिल है, वो मेरे हक में क्या फैसला देगा। तो हाजी नाजी साहब क्या फैसला देंगे? असली कातिलों के संगठिया तो यार तो यही खुद ही है, प्रवक्ता है। सवाल ये देखो जब देश की भावना व्यक्ति के मन में होता है ना तो बात सही करता है, बात स्पष्ट करता है और बोलता है कि हाँ जी उनको सजा होनी चाहिए। आप जिसको अखबार और किसको किसको कह रहे हैं, अरे हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल किसी को कोई मारता है तो सजा होनी चाहिए। और हमने उस समय बयान अभी वर्तमान में इस विषय पे चर्चा हो रही है कि जो प्रोफेसर की इन लोगों ने निर्ममता से उसको काटा और मारा, उसको सजा क्या होनी चाहिए। और सुनिए हाजी नाजी साहब, हम लोग वादी नहीं है, माननीय वकील साहब ऐसे बहुत निष्पक्ष बात करते हैं और हम भी निष्पक्षता से बात। वो प्रोफेसर हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है, आप देख करके पता कर लो। और कोई भी वो प्रोफेसर मुस्लिम भी होता तो उसके अधिकार की हम बात करते। सवाल इस बात नहीं करते ना, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। हमेशा तो आप मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। मुसलमान की सुनिए जो CSR के नामदार का मार देते हैं मुसलमानों को, उसके खिलाफ तो कभी नहीं है। जो निहत्ते मुसलमान को मार दे, मैंने ये कहा कि अगर तो वो हम अपने कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो सजा दी है कोर्ट ने वो बिल्कुल मानेंगे कि बिल्कुल उनको सजा मिली है, अच्छी मिली है। लेकिन ये देश संविधान से चलता है। लेकिन आप पीएफआई को भी तो आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग नहीं कर रहे हैं। नाजिम जी देखो जाती रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तीन तैसी, जैसी जिसकी भावना होती है वही उसी निगाह से देखता है। आप हमको देखते हैं मुसलमान, अरे मुसलमान के खिलाफ क्यों रहूंगा भाई, मैं तो आपको भी मानता हूँ, सबको मानता हूँ, लेकिन कम से कम आप सत्य की तो बात करिए। यहाँ तो बेचारों की लड़ाई है ना। हम चाहते हैं कि जो जिहादी है उनके खिलाफ तो बोलो, जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ तो बोलो, जो आतंकी उनके खिलाफ तो बोलो। सबसे पहला राष्ट्र है और देश में हिंदू मुस्लिम सबने देश का आजादी करा, लेकिन हम चाहते हैं देश के प्रति वफादार रहिए।
रहिए, औरंगजेब का समर्थक मत बनिए। औरंगजेब का और मुगलों की चमचागिरी करने से कुछ नहीं होगा। महाराज जी क्या बात कर लेकर आ रहे हो? कभी औरंगजेब, अरे नहीं, आप एक बार बताइए, आप मुद्दे से क्यों भटक रहे? जब बात ये आती है, अगर कोई भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से। सुनिए, आप इतनी देर से बोले, मैं बताता हूँ। कोर्ट ने सजा दी, हम स्वीकार करते हैं कि वो दोषी है, कोर्ट ने सजा दी, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और ये देश संविधान से चलता है। अब बार बार जो आप कटवा इसकी बात करते हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई अरे सुनिए, अगर कोई इस्लामिक स्वामी जी और नाजिम जी, अब आप रुकिए। स्वामी जी और जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो भी दोषी है। नाजिम जी मैं आपके पास फिर आती हूँ। नाजिम जी एक मिनट रुकिए आप लोग। अब उसके बाद में ज्ञान प्रकाश जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने देखा है कि हाथ काटने के मामले में जब जिसे कहेंगे एनआई की स्पेशल कोर्ट में फैसला तो सुना दिया गया, लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, तो ऐसी क्या कुछ ढील, कहाँ कुछ देखने को मिल रही है? प्रशासन की तरफ से ढील है या फिर क्या कुछ इस पूरे मामले में एक पेचीदा रुख जो दे दिया गया है वो समझ नहीं आ रहा है? तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुख्य आरोपी है वो कहाँ पर है? देखिए, ये जो मुख्य आरोपी को जो नहीं पकड़ पा रहे, पूरी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और जो पुलिस है उसकी नाकामी बताता है। एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये काम होता है कि वो मुलजिम को पकड़ के लाए, कोर्ट के सामने पेश करे, लेकिन यहाँ पे जो है 13 साल तक मुख्य आरोपी पकड़ा ही नहीं गया। और इस तरह के जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कहते हैं, जो आतंकवाद से रिलेटेड और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम होते हैं, जिनको हम व्हाइट कॉलर क्राइम भी कहते हैं जी, उस मामले में तो ये खासतौर से सजग रहना चाहिए। और 13 साल तक अगर एजेंसी नहीं पकड़ पा रही, उसको एटलीस्ट उसका नाम तो पता हो कि कौन व्यक्ति है, कैसे है, कहाँ रह रहा है, उसकी डिटेल्स तो पता हो। लेकिन थोड़ा बहुत ही एक हम मुख्य आरोपी कह रहे हैं उसको, लेकिन उसका रोल क्या है, अदालत में उसके बारे में क्या बयान है, क्या उसकी गवाही है, क्या उसके बारे में सबूत है, तो कुछ नहीं पता। तो ये तो एक तरह से मैं कहूंगा एक आई वॉश है। ज्ञान प्रकाश जी, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि जब किसी के साथ ऐसा अपराध होता है, जो पीड़ित होता है, उसको न्याय मिलने में इतना समय क्यों लगता है? सभी सबूत होने के बावजूद भी इतना समय आखिरकार क्यों लगता है? और 13 साल का समय बीत चुका है, उसके बाद भी 3 लोगों के खिलाफ 3 साल की जेल और 3 लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास, और उसके बाद भी 18 लोगों को रिहाई दे चुकी है सरकार। ऐसा क्यों? देखिए निशी जी, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारे जो इंडियन कोर्ट्स में जो जजेस की संख्या है जी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो यही कारण है। दूसरा जो है प्रोसीजरल बहुत सी चीजें इस तरह की होती हैं कि जिसमें टाइम काफी लग जाता है। तो जो सामान्यतः जो हमें दिखता है कि किसी का मर्डर हुआ या किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ या कोई आतंकवादी घटना हुई, वो अदालत में सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ पे काम ना करके एक उसका एक प्रोसीजरल एंगल होता है। एफआईआर होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर चार्जशीट होगी, फिर चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर गवाहियां होंगी। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। जैसे आपको बता दूं, इंदिरा गांधी जी के जब हत्या हुई तो सबको पता था कि किसने किसको मारा, लेकिन फिर भी उसमें समय लग गया। तो ये प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं डिफिकल्ट है, थोड़ा कम्बरसम है। तो ऐसे में जो है एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि नाजिम साहब जो कह रहे थे वो बहुत से और घटनाओं के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे थे। उसमें मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये बाकी घटनाओं की तरह नहीं है। एक मॉब लिंचिंग जिसको आप कहते हो, वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हो जो गौकशी कर रहा था या उस तरह की चीजें कर रहा था। यहाँ पे जो है एक ऐसा निर्दोष व्यक्ति है, एक प्रोफेसर जो सिर्फ एक एग्जाम में एक क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि पूरे उसके बारे में एक फतवा जारी हो जाता है कि इसका सर कलम करके लाओ, सर नहीं है तो हाथ ही कलम करके लाओ। ये जो सोच है बेसिकली जी, इसके लिए उम्र कैद बहुत छोटी सजा है। अदालत ने ये तो माना ये आतंकवाद की घटना है, लेकिन एक एग्जाम्पल नहीं सेट किया सजा देके। कौन सी सजा मिलनी चाहिए? जब ऐसे मुलजिम को सजा होती, फांसी होती, तो फिर एक एग्जाम्पल सेट होता कि आतंकवाद का मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एग्जाम्पल सेट होने जैसा ये न्याय नहीं मिला है अभी फिलहाल।
जी। और इसी के साथ अब मैं लास्ट फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी हाजिन आजम जी, सबसे पहले आपसे, कि आपको क्या लगता है पीएफआई को आखिरकार फंड कौन कर रहा है जो ऐसी इस्लामिक आतंकवादी जिहादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है भारत जैसे देश को? देखिए निश्चित जी, पीएफआई को फंडिंग कौन कर रहा है ये तो जांच एजेंसी और केंद्र सरकार का काम है, वही आपको इस बात का जवाब दे सकते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो भी अगर देश को अगर नुकसान संस्था ऐसी पहुंचाती है, चाहे पीएफआई हो या और कोई भी संगठन जो देश को नुकसान पहुंचे, वो देश के खिलाफ है, वो तुरंत उन पर सख्त से कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी संगठन हो। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, चाहे वो पीएफआई हो या उसके अलग कोई भी। नाजिम जी, आपको ये नहीं लगता कि ये जितनी भी गतिविधियां, हाथ काटना, सर तन से जुदा करना, ऐसे जितने भी मामले होते हैं, ये सब मामले तो इस्लामिक कंट्रीज के होते हैं, वहां पर ही ऐसे शरीयत कानून में ऐसा कानून बना होता है कि सर तन से जुदा कर देना, हाथ काट देना, गला काट देना। तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर भी गजवा हिंद बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर? देखिए निश्चित जी, अगर कोई भी इसी तरीके की हरकत करता है, गर्दन काटता है या किसी के हाथ काटता है, उसके लिए हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम अपने पीड़ित भाई के साथ खड़े हुए। अगर कोई भी अगर इंसान किसी के गर्दन काटता है, किसी की मोबिलिटी होती है, देखिए दोनों, ये कोई स्वामी जी फाइनल कमेंट स्वामी जी से लास्ट सवाल, नाजिम जी समय को देखते हुए स्वामी जी से लास्ट सवाल। स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम आपराधिक घटनाएं की जा रही है, तालिबानी हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर भारत पर क्या कुछ असर होने वाला है? हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार भारत में जारी है और उसी बीच ऐसी तालिबानी गतिविधियां जिसे हम देखने को मिल रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दो तीन बातें हैं, लेकिन बीच में बहुत सही है कि बीच में बोलने लगते हैं, हमारे हाजी नाजी साहब परेशान हो जाते हैं। देखो, मूल विषय यह है, मैं हाजी नाजी साहब या क्या वो भाई होते या पिता होते जो पीड़ित है, तो क्या इसी तरह की इनकी बातें होती? नहीं होती, क्योंकि ये मोटी रकम लेके प्रवक्ता के रूप में उनकी तरफ से बोलते हैं। दूसरी, आप देखो, अधिवक्ता हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने सीधे बोल दिया कि बाकी घटनाओं से इसकी तुलना मत करिए। हाजी नाजी साहब, आपको देश से माफी मांगना चाहिए जिस प्रकार से तुलना कर रहे थे, आपको माफी मांगना चाहिए। और तीसरी बात, अगर पीएफआई से आपको लगाव नहीं है, सुनिए, बीच में ना बोलो, अरे बीच में रुको यार, मेरे को बोलने दो बीच में। देखो, बात है, देखो बीच में सब भी बोलिए, आप तो छोड़िए। अगर वास्तव में आपको पीएफआई से नहीं है, एक बार वंदे मातरम बोल के दिखा दीजिए, पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, समय को देखते हुए हमें ये चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एक तालिबानी मामले को लेकर और ऐसे जिहादी कट्टरपंथी जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पीएफआई के माध्यम से हो या फिर कोई भी आतंकवादी संगठन हो, ऐसे तमाम वारदातों को अंजाम दिया जाता है, वो भी एक भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में, तो एक अपने आप में पेचीदा मामला हो जाता है और ये तमाम कानून पर भी सवालात पैदा करता है। और इसी को लेकर आज हमारी ये खास चर्चा हुई है। ऐसी चर्चाओं के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।